मैं जिनल आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ लीगल एंगल में। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक लीगल एक्सपर्ट जिन्होंने टैक्सेशन के स्पेशल सब्जेक्ट के साथ लॉ कंप्लीट की और सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद एज अ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस करते करते आज वो अदानी, जेपी, भूमि ग्रुप, रहेजा जैसी कई जानी मानी कंपनीज को कंसल्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। लायंस क्लब मलाड के एक्स प्रेसिडेंट, जेसीज के एक्स सेक्रेटरी, आदिनाथ फाउंडेशन, सौराष्ट्र 10 तालुका जैसे एनजीओ के एक्टिव डोनर भी है। सो प्लीज़ वेलकम आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट फाल्गुन गांधी। वेलकम सर। थैंक यू जिनल जी एंड नमस्कार हमारे दर्शकों को और सबसे पहले आपके स्पीच चैनल को जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है यहाँ पे। स्पेशली जो लीगल और कानूनी जो भाषा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत अटपटी सी रहती है। सामान्य लोगों को, लेमैन को या शायद आपको भी ये समझ में नहीं आती होगी। तो आज की रोशनी जो है हमारी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग इनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज आप हमें बहुत सारा गाइडेंस देने वाले हैं अबाउट स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। सो शुड वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? यस डेफिनेटली। सबसे पहले तो आई थिंक लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ स्टैम्प ड्यूटी एंड व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप उससे शुरुआत करेंगे तो आगे के जवाब काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। जरूर। जैसे ड्यूटी का मतलब होता है कि आपको कानूनी कोई चीज का भुगतान करना है। आप कोई चीज यूज करते हो, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, हाँ। कस्टम ड्यूटी है। तो आप बाहर गांव से माल लेके आते हो आउट ऑफ इंडिया से, तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। आप यहाँ पे एक्साइजेबल कोई गुड्स बनाते हो, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। वैसे स्टैम्प ड्यूटी यानी मुद्रांक क्यों लगती है कि हम किसी जमीन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र सरकार है, गुजरात स्टेट है, केरला स्टेट है, बेंगलोर स्टेट है, वहाँ की जमीन पे हम कोई उपार्जित कर रहे हैं। जैसे उपार्जित करना है यानी कोई प्रोडक्शन हो रहा है। फ्लैट जो है वो एज अ परचेजर हमारे लिए एक प्रॉपर्टी बनती है, लेकिन फॉर द बिल्डर इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस और इट इज अ स्टॉक। वो एक प्रोडक्शन बनाते हैं, तो उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती है उनको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। ओके। और हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट से स्टैम्प ड्यूटी वसूली जाती है। ओके। या महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी का रेट 5% है। अच्छा सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि बिकॉज उस जगह पे कुछ उपार्जित करते, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं। देन व्हाई डू बायर्स हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी? बिकॉज उपार्जित तो बिल्डर ने किया है, प्रोडक्शन उनका है। सो आई नेवर अंडरस्टूड दिस, सो प्लीज एक्सप्लेन अस। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नॉर्मल केस के अंदर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन होता है और माल बेचते हैं। जैसे कि आप किसी चीज खरीदी, समझो कि कबोर्ड खरीदा है, कबोर्ड का वो लोग ने मैन्युफैक्चर किया है और उसकी जो आपके ऊपर टैक्सेशन है, बट टैक्स का इम्प्लीकेशन हमेशा बायर के ऊपर जाता है। या आपका प्रोड्यूसर आपसे स्टैम्प ड्यूटी का पैसा लेके गवर्नमेंट को भरेगा या आप खुद जाके भरो। मैटर इज वन एट द सेम थिंग। दूसरी बात ऐसी होती है कि जब बिल्डर एक लैंड खरीदता है, हाँ। तब वो लैंड के ऊपर कन्वेंस के तौर पे वो 5% स्टैम्प ड्यूटी भरता है। ओके। उसके बाद समझो डेवलपमेंट राइट्स देते हैं किसको, तो डेवलपर आके वो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं। वैसे हर एक फेज पे जो खरीदने वाला है वहाँ पे लैंड जो है बिल्डर खरीदता है, तो बिल्डर उसका स्टैम्प ड्यूटी भरता है। उसके बाद में डेवलपमेंट राइट्स लेता है, तो उनके ऊपर वो स्टैम्प ड्यूटी भरता है। ओके। इसी तरह परचेजर जो है, खरीदने वाला, उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरता है। ओके, बट सर एक्चुअल में ये स्टैम्प ड्यूटी की शुरुआत कब से हुई? कब से हम लोग पे कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी की शुरुआत द बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के तौर पे महाराष्ट्र के अंदर 1958 से शुरुआत हुई। ओके। लेकिन उनके पहले अंग्रेजों के समय में इंडियन स्टैम्प एक्ट करके एक कानून रहा करता था। 1899 में उनका इंट्रोडक्शन हुआ था। आज की तारीख में बहुत से अगर पुराने कन्वेंस जो सालों पहले
जो आप कन्वेंस का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो टाइम पे भी स्टैम्प ड्यूटी थी, लेकिन वो टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेक्टर या मार्केट वैल्यू का कोई कंसेप्ट अस्तित्व में नहीं था। 1958 से आज की तारीख तक स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है। 1958 से लेके 1980 तक एग्रीमेंट वैल्यू का कंसेप्ट चलता था। 1980 के बाद में इनकम टैक्स एक्ट कानून में सुधार किया और 169 एक्ट एडिक्ट किया वहां पे, जिनमें कंपिटेंट अथॉरिटी का वो लोग ने निर्माण किया था। कंपिटेंट अथॉरिटी अगर आपको सर्टिफिकेट देती थी बड़े ट्रांजैक्शन पे, वो आपकी रेडी रेक्टर और मार्केट वैल्यू गिनी जाती थी। 1980 से 85 तक मैटर सब जुड़ाई से कोर्ट में चैलेंज किया गया था रेडी रेक्टर को, जिनका निर्णय आज की तारीख में भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको 80 से 85 के डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट या कोई भी ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरनी है तो एग्जिस्टिंग डेट की स्टैम्प ड्यूटी उनके ऊपर लागू होती है। ओके। और 1985 से लेके 2014 तक, मतलब आज तक रेडी रेक्टर का कंसेप्ट चलता है स्टैम्प ड्यूटी। ओके तो हम किस बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, लाइक प्रॉपर्टी के रेट के ऊपर या फिर प्रॉपर्टी के एरिया के ऊपर, ऑन व्हाट बेसिस, लाइक व्हाट परसेंटेज वी हैव टू पे? सी बेसिस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज बीन डिस्क्राइब्ड इन रेडी रेक्टर। रेडी रेक्टर में उनका वर्णन दिया जाता है। सीटीएस नंबर, यानी आपका समझो आपकी प्रॉपर्टी गोरेगांव में है, हाँ। तो गोरेगांव में उनके विलेज, पहले विलेज के हिसाब से पूरा जो हमारा डिवाइड हुआ करता था, ओके। और विलेज के हिसाब से आपकी स्टैम्प ड्यूटी काउंट की जाती है एज पर द रेडी रेक्टर। उनके ऊपर अगर समझो आपका बिल्डिंग पुराना है और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, जैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या कोई ऐसा आप साबित कर सकते हो कि ये बिल्डिंग मेरी इतनी साल पुरानी है, तो उनका डेप्रिसिएशन आता है, यानी पुरानी बिल्डिंग का इतना आपको कम स्टैम्प ड्यूटी है। दूसरी बात यह है स्टैम्प ड्यूटी के अंदर की, अगर समझो आप रीडेवलपमेंट करते हो जुड़ी जगह से नई जगह पे, तो सरकार ने अभी नया कानून सुधार लेके आए हैं कि जिनमें आपको सिर्फ 100 रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। जो आपका पुराना जो जगह है उनके सामने वही एरिया का नया जगह आपको दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी हर एक महीनों पे लगती है, हर एक ट्रांजेक्शन पे लगती है। बहुत से लोगों का कंसेप्शन जो है कि कन्वेंस के अंदर उनको जाना है तो भी उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। आज स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी हो गई क्योंकि ये मुद्रा के गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जिनके भरे बिना आपका कोई भी ट्रांजैक्शन अधूरा रहता है। शायद बैंक भी आपको लोन नहीं देती है। सर हम कौन से ट्रांजैक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं? हमारा स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल 62 आर्टिकल से शेड्यूल के अंदर 62 प्रकार के ट्रांजैक्शन से इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो स्थानांतर नहीं कर सकते हैं वैसी संपत्ति के ऊपर, और जो स्थानांतर होती है जैसे डिबेंचर रहा, फिल्म स्टार के आप शायद समझे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे सब अन्य बहुत सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी होती है। लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड जो स्टैम्प ड्यूटी है उनका वर्णन आर्टिकल 31 के अंदर स्टैम्प एक्ट के, और वो चीज हम लोग ने दिखाई गई है कि हाउ टू एसेर्टेन स्टैम्प ड्यूटी, स्पेशली फ्लैट ओनर, क्योंकि नॉर्मली बिल्डर के पास पे अच्छी लीगल टीम रहती है जिनका कन्वेंस या डेवलपमेंट के अंदर वो लोग स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं थ्रू देयर लीगल एक्सपर्ट पर्सन। बट परचेजर ऑफ द फ्लैट जो कि यूनाइटेड नहीं है, जिनका कोई एसोसिएशन इतना एक्टिव नहीं है, वो लोग हमेशा तकलीफ में रहते हैं कि कैसे स्टैम्प ड्यूटी भरे और कौन से रेट पे भरे। और स्टैम्प ड्यूटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना हम स्टैम्प ड्यूटी देंगे? स्टैम्प एक्ट के अंदर फ्लैट का जो एरिया रहता है, कारपेट एरिया, कारपेट एरिया वॉल टू वॉल जो कारपेट एरिया रहता है, इन पे 20% ऐड करके बिल्टअप एरिया पे स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली बिल्डअप एरिया, उसका डेफिनेशन है कोई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने बीच में ऐलान किया था कि बिल्डर सिर्फ कारपेट एरिया पे स्टैम्प ड्यूटी लेंगे। ओके। और बिल्डर कोई भी फ्लैट बेचेंगे तो भी कारपेट एरिया में बेचेंगे, क्योंकि
महाराष्ट्र में और बहुत सी जगह पे सुपर बिल्टअप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। यस। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना परसेंटेज सुपर बिल्टअप होता है। सुपर बिल्टअप एरिया में वो लोग 33%। पूरा जो टेरेस का एरिया, बाकी बाहर का गार्डन का एरिया, जो एमिनिटीज का एरिया है, वो सब काउंट करके उसके ऊपर ऐड करके सुपर बिल्टअप एरिया बना के वो बेचते थे। और आज की तारीख में भी बहुत सी जगह पे वो प्रैक्टिस चालू है। हाँ। वो लोग को परवड़ता नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये सब खर्चा करते हैं, उनका हिसाब कौन देगा। गवर्नमेंट ने, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट ने ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, कारपेट एरिया के ऊपर 20% में आपका स्टेयरकेस एरिया, कॉमन पैसेज एरिया और लिफ्ट एरिया वो बिल्डर को पैसा दे के बनाना पड़ता है। उनका एफएसआई जो रहता है बिल्डर को परचेज करके करना पड़ता है। वो ध्यान में रखते हुए स्टैम्प ड्यूटी का जो कानून है वो बिल्टअप एरिया पे, फ्लैट का बिल्टअप एरिया पे वो चला। बिल्टअप एरिया का डेफिनेशन है उनका जो कॉमन यूसेज एरिया है, कॉमन यूटिलिटी एरिया है, उनका प्रोपोर्शनेटली ऐड करके हर एक फ्लैट पे वो डिस्क्राइब कर दिया। ऑन एन एवरेज 20% जो है वो हर एक फ्लैट पे ऐड हो गया। ओके। और उसके ऊपर हम स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने जैसे पहले बताया कि हर एक वार्ड वाइज, हर एक जोन वाइज और हर एक Percentage। एरिया वाइज सीटीएस नंबर, प्रॉपर्टी कार्ड कंपलसरी, हर एक ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी कार्ड कंपलसरी है। प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड यानी आपका जो फ्लैट है वो कौन से प्रॉपर्टी के टुकड़े पे खड़ा है वो प्रॉपर्टी कार्ड से मालूम पड़ते हैं। उनके बेस पे स्टैम्प रेडी रेक्टर में आपका फ्लैट का रेडी रेक्टर वैल्यू आता है, आपका कमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल एस्टेट, आपकी दुकान, आपकी ऑफिस, सबका वो लोग ने अलग अलग वर्णन दिया है। ओके। एंड सर, ये तो हुई जब हम बिल्डर से जब फ्लैट खरीदते हैं तब स्टैम्प ड्यूटी जो भरते हैं उसकी बात। बट जब हम कोई रीसेल फ्लैट खरीदते हैं या फिर बेचते हैं उसमें भी सेम लॉज है रिगार्डिंग स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी का लॉ यूनिवर्सली सेम है कि परचेजर स्टैम्प ड्यूटी पे करता है और परचेजर एग्रीमेंट में परचेजर बनाता है रीसेल में पर्टिकुलरली, क्योंकि उनको अपना राइट सिक्योर करना पड़ता है। नॉर्मल केस में 99% केस में तो परचेजर ही भरता है, बट एक आधा केस में कोई सेलर अगर ट्रांजैक्शन करने में या उनमें थोड़ा उनको कुछ अलग जल्दी है तो देन ही कैन पे स्टैम्प ड्यूटी। ओके। और वो पे करते भी है, बहुत से ट्रांजैक्शन में ऐसा हुआ है। और उसमें स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम होता है बिकॉज नहीं, रेट रिमेन्स द सेम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। बहुत से अलग अलग राज्यों में ऐसा दिया गया है कि वहाँ पे अगर विमेन पर्टिकुलरली कोई स्त्री प्रॉपर्टी खरीदती है तो उनपे कुछ रियायत दी जाती है, सीनियर सिटीजन को रियायत दी जाती है। बट हियर इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, रेट इज सिमिलर टू एवरीवन। ओके। तो अभी हमने जाना व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी, उसके बारे में और भी जानकारी हम पाते रहेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू लीगल एंगल। हमारे आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं विद आवर लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट फाल्गुन गांधी। हेलो सर, वेलकम बैक सर। तो सर, जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके कितने टाइम में हमें स्टैम्प ड्यूटी भरना ज़रूरी है? स्टैट्यूटरी लिमिट स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत आप जब एग्जीक्यूट करते हो, डॉक्यूमेंट साइन करते हो, वो टाइम पे या उनके पहले स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है। और ग्रेस पीरियड में आपको 24 घंटे यानी एक दिन का समय मिलता है। यू कैन पे स्टैम्प ड्यूटी 1 डे आफ्टर द एग्जीक्यूशन, नॉट लेटर देन दैट। उसके बाद आप नहीं भर सकते हो। फिर भी कभी कभी समझो आपने कम स्टैम्प ड्यूटी भरी है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी स्टैम्प ड्यूटी एज पर रेडी रेक्टर नहीं है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट एडजुडिकेशन में देना पड़ता है। जो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट के हेड है, वो आपका प्रॉपर्टी एसेटेड करके उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी विद पेनल्टी वसूल करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि स्टैम्प ड्यूटी भरने का फ़ायदा क्या होता है? Why a common man has to pay a stamp duty? स्टैम्प ड्यूटी भरने का फ़ायदा या नुकसान उससे अच्छा कि स्टैम्प ड्यूटी भरी क्यों जाती है। तो नॉर्मल केस पे कैसा होता है जिनल जी की, हम जो प्रदेश में रहते हैं, जो संस्था में रहते हैं और जो समाज के अंदर हमें महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त किया है। ठीक है, मेहनत तो हम ही करते हैं। तो वो ज़मीन का जो टैक्स है, इट इज़ वी कैन से
टैक्स ऑफ द अर्थ, वो कानून के अंतर्गत हमको स्टेबिलिटी भरनी पड़ती है। लीगल इम्प्लीकेशंस में ऐसा है कि अगर समझो आपकी स्टेबिलिटी भरी नहीं है, आपका रेवेन्यू प्रॉपर भरा नहीं है, और उनके बाद में अगर आप पूरी स्टेबिलिटी नहीं भरोगे तो आपका डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर स्टेबिलिटी भरे हुए डॉक्यूमेंट का लीगल अहमियत है। कल अगर समझो बिल्डर या आपके परचेजर यानी आपके सेलर और या कोई अन्य कोई पार्टी से आपके कुछ लेन देन के बारे में या कोई लिटिगेशन, कोई कानूनी दाव पेच पे उलझ गए आप, तो अगर आपकी प्रॉपर स्टेबिलिटी भरी होगी या वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा तो कोर्ट ऑफ लॉ उनको एडमिट करेगा, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप जब हम स्टैम्प ड्यूटी का एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर जनरली बिल्डर के पास रेडीमेड होता ही है एग्रीमेंट्स, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मल केस पे स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत एक हमारे संविधान ने हमें यानी परचेजर को एक कानूनी हक यानी कानूनी हक उनके ऊपर दिया गया, कानूनी हक से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट यानी मोफा का कानून 1996 में गवर्नमेंट लेके आए थे। बहुत बार ऐसी होती थी कि यहाँ पे छेतरपिंडी, फ्रॉड वगैरह हो जाता था परचेजर के साथ में। कभी कोई बिल्डर करता था, कभी कोई रिसेल में करता था। ट्रांजैक्शन के अंदर पहले शुरुआत में 2 नंबर के फैक्टर ज़्यादा रहा करते थे, यानी कैश एलिमेंट जो एग्रीमेंट में नहीं दर्शाया जाता था। और वो सब करने के बाद में बहुत बार सेलर ना बोल देता था कि मुझे अभी नहीं बेचना है। तो वो सब जो कमियां जो है वो मोफा के अंतर्गत स्टैम्प एक्ट यानी उनके अंदर वो परचेजर के फेवर में की गई। जब आप फ्लैट खरीदते हो, समझो आप बिल्डर से फ्लैट खरीदते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो आपको पोजीशन कब देता है। नॉर्मल केस में देखा गया है कि बिल्डर वो पर्टिकुलर पॉइंट में साइलेंट रहते हैं। आज समझो एग्रीमेंट आप करते हो 2014 में और बिल्डर ने वो ओपन रखा है, तो हो सकता है आपको 2020 में भी उसका पोजीशन मिले या 2022 में भी दे। तो सबसे पहले तो आपका पोजीशन का नियत समय बराबर होना चाहिए। आप जो फ्लोर में फ्लैट खरीद रहे हो वो फ्लोर का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी सीसी वो फ्लोर तक आई है कि नहीं वो देखा जाता है। अगर वो फ्लोर की सीसी नहीं आई तो आप हवा के किले में आप स्टेबिलिटी भर रहे हो। तीसरी बात है कि आपको जो एबिलिटीज़ दर्शाई गई है वो एबिलिटीज़ बिल्डर लिखी है कि नहीं। कभी कोई वर्बली कमिटमेंट और होता है और राइटिंग में कमिटमेंट कुछ अलग आता है। तो ये सब चीज़ की जानकारी और ध्यान रखना चाहिए। सर, हम जो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं वो कब तक वैलिड रहती है? नॉर्मल केस में स्टैम्प ड्यूटी आप भरते हो, उनके 6 महीने के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट या वो एग्रीमेंट आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर 6 महीने तक वो आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो वो स्टैम्प ड्यूटी इनवैलिड हो जाती है। अगर किसी ने अब तक स्टैम्प ड्यूटी ना भरी हो तो वो अब उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकता है? जो इनकम्प्लीट स्टैम्प ड्यूटी है यानी डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी जो भरते हैं, कमी स्टैम्प ड्यूटी, या जिन्होंने कुछ भी नहीं भरा है, बहुत छोटे डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं कि जिनमें वो लोग ने 10 रुपये का स्टैम्प भी नहीं लगाया है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी के एडजुडिकेशन में सबमिट करके वो डॉक्यूमेंट आज की तारीख में वो स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। और यदि उनके पास वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, लीगल प्रूफ, जैसे बैंक स्टेटमेंट रहा, जैसे कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई प्रूफ है, तो उनको वो समय की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और 200% पेनल्टी लगेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी तो आई थिंक मुझे और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का जो कानून था संपूर्ण हिंदुस्तान में कॉमन कानून है। उनको कहा जाता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट है, ये उनके पहले ये इंट्रोड्यूस किया हुआ ये कानून है, जिनके अंतर्गत आप जो भी कुछ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बनाते हो, स्टैम्प ड्यूटी भरते हो, उनका रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी यानी एजेंसी गवर्नमेंट ने
खुद ने बनाया हुआ जो डिपार्टमेंट है, वो जिसको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ किया जाता है। इनकी अहमियत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट की कीमत जो है वो ज़ीरो है। अगर आप और मैं एक कोई फ्लैट खरीदने बैठे हैं, आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, मैंने वो ट्रांजैक्शन में पूरी स्टैम्प ड्यूटी भर के रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन मैं वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के उनको रजिस्टर नहीं करता हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो आप और मैं जानते हैं। और वो कोर्ट कभी कोई प्रॉब्लम हो गया या मुझे बैंक से लोन लेना है, वो टाइम पे वो प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपके और मेरे ट्रांजैक्शन पे एक्चुअली क्या हकीकत हुई थी। इट्स अ प्रूफ। इट इज़ अ प्रूफ एंड रिकॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके सर, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है और वो इतना ज़रूरी क्यों है। बट जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो व्हाट आर द काइंड ऑफ फीस दैट वी हैव टू पे? नॉर्मल महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू या एग्रीमेंट वैल्यू, जो दो में से महत्तम हो, यानी विच एवर इज हायर, उनका 1%, और मैक्सिमम लिमिट उनके ऊपर है, महत्तम लिमिट है 30,000 रुपये की। ये दो में से जो भी है वो आपको रजिस्ट्रेशन फी पहले IDBI बैंक से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, NEFT चलन से पहले भरना पड़ता है, और उनके बाद ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने हमें इसमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए आपके कोई भी प्रॉब्लम्स, फीडबैक या सोल्यूशन आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर भेज सकते हैं। अगली बार हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे लीगली फिट। थैंक यू वेरी मच।